अरविंद केजरीवाल के रेक्यूजल एप्लीकेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधा सवाल उठाया कि क्या ये रेक्यूजल का डिमांड सच में फेयर कंसर्न था या एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी। अब जब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के ऑर्डर ने अरविंद केजरीवाल की रेक्यूजल एप्लीकेशन को डिसमिस किया है तो डिबेट सिर्फ कोर्ट रूम तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पब्लिक डिस्कोर्स का मेजर टॉपिक बन चुकी है। एक तरफ जहां उनके ऑर्डर की लीगल वैलिडिटी पे सवाल उठ रहे हैं, वहीं ये समझना जरूरी है कि ये केस कहां टर्न हो गया, कहां पर फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की आर्गुमेंट वीक पड़ गई और क्या एग्जैक्टली कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑब्जर्व किया है। तो चलिए इस पूरे मैटर को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सबसे पहले कोर्ट ने फोकस किया अरविंद केजरीवाल के लेटेस्ट रिटन सबमिशन पर, जो उन्होंने रिजॉइंडर के फॉर्म में फाइल किया था। कोर्ट ने क्लियरली नोट किया कि ही स्टेट्स इन हिज रिटन सबमिशंस दैट ही नेवर आर्ग्यूड एंड डज नॉट इवन आर्ग्यू नाउ दैट वेयर अ जजेस रिलेटिव होल्ड्स अ गवर्नमेंट पैनल such judge should automatically recuse। यानी अरविंद केजरीवाल का ये स्टैंड है कि सिर्फ इतना फैक्ट कि जज के रिलेटिव गवर्नमेंट पैनल में है ऑटोमेटिकली रेक्यूजल का ग्राउंड नहीं बनता। अब एक रीजनेबल पोजीशन लगती है, क्योंकि अगर हर जज जिनके रिलेटिव्स किसी ना किसी गवर्नमेंट पैनल में है उन्हें रेक्यूज करना पड़े तो जुडिशियल फंक्शनिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद वो आर्ग्यू भी करते हैं कि प्रेजेंट केस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है, क्योंकि अलिजेडली लर्नड सॉलिसिटर जनरल पैनल लॉयर्स को वर्क एलोकेट करते हैं और उन पैनल लॉयर्स में जज के रिलेटिव्स भी इंक्लूडेड है। कोर्ट ने यहीं पर एक शार्प कॉन्ट्रडिक्शन हाईलाइट किया कि दीज टू स्टेटमेंट्स व्हेन रेड टुगेदर आर क्लियरली कॉन्ट्राडिक्टरी। सिंपल शब्दों में एक तरफ आप कह रहे हो कि इम्पैनलमेंट से इशू नहीं और दूसरी तरफ आप वही सर्कमस्टेंस यूज करके रेक्यूजल डिमांड कर रहे हो। ये सिर्फ एक टेक्निकल इनकंसिस्टेंसी नहीं थी, ये पूरा आर्ग्यूमेंट का फाउंडेशन वीक कर देता है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि एप्लीकेंट के खुद के अर्लियर एफिडेविट में ये मेंशन है कि सॉलिसिटर जनरल सभी पैनल लॉयर्स को केसेस एलोकेट करते हैं, ना कि सेलेक्टिवली किसी एक या कुछ लोगों को। इट इज नॉट द केस दैट सच एलोकेशन इज मेड ओनली टू द रिलेटिव्स ऑफ दिस कोर्ट एंड टू नो अदर पैनल काउंसिल। यानी सिस्टम जो है वो यूनिफॉर्म है, और अगर यूनिफॉर्म है तो फिर स्पेसिफिक बायस का एलिगेशन कैसे सस्टेन करेगा। यहीं पर कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठाया जो काफी डायरेक्ट था। Why this court is being selectively targeted on that basis? अब ये लाइन काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इम्प्लाई करती है कि कोर्ट को लगा कि रेक्यूजल एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक जज को टारगेट करने के लिए यूज हो रही है, ना कि एक जेन्युइन इंस्टीट्यूशनल कंसर्न रेज करने के लिए। अभी समझना जरूरी है कि रेक्यूजल का कंसेप्ट क्या होता है। रेक्यूजल का मतलब है जज खुद को केस से अलग कर ले जब उन्हें लगता है कि उनकी इम्पार्शियलिटी पर रीजनेबल डाउट हो सकता है। लेकिन रीजनेबल डाउट का स्टैंडर्ड हाई होता है, सिर्फ स्पेकुलेटिव या हाइपोथेटिकल कंसर्न से रेक्यूजल जस्टिफाई नहीं होता। और इसी कंटेक्स्ट में आता है नेक्स्ट पार्ट, जहां अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के सबमिशंस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इशू को अननेसेसरली वाइडन कर दिया है और मिस्चीवियसली ड्रैग द इंटायर जुडिशरी इनटू द प्रेजेंट लिस्ट, और ये तक कह दिया कि ये स्टैंड बॉर्डर्स ऑन कंटेम्प्ट। यानी उन्होंने एक तरह से वार्निंग दी कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ भी एक मिरर होल्ड किया। When the applicant seeks to target one judge and raises allegations concerning the judge and her family, it is not considered affecting the dignity of the institution. However, when the CBI responds, the same is termed as bordering on contempt. यानी कोर्ट कह रही है कि आप खुद allegations लगा रहे हो जो एक जज और इनडायरेक्टली जुडिशरी को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन जब अपोजिंग पार्टी उसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन हाईलाइट करती है तो आप उसे कंटेम्प्ट बोल देते हो। ये इनकंसिस्टेंसी कोर्ट की नजर में क्लियरली आई। फिर एक और ऑब्जर्वेशन आता है जहां अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई जुडिशरी को मैलाइन कर रही है ताकि मैटर एक पर्टिकुलर जज के सामने ही सुना जाए। कोर्ट ने इस पर भी काउंटर दिया कि जब एप्लीकेंट खुद सिमिलर एलिगेशंस रेज कर रहा है तब वो उसे जुडिशरी को मैलाइन करना नहीं मानता। ये पूरा एक्सचेंज एक्चुअली एक पैटर्न दिखाता है जहाँ कोर्ट रिपीटेडली एम्फसाइज कर रही है कि एप्लीकेंट के आर्ग्यूमेंट्स कंसिस्टेंट और ऑब्जेक्टिव नहीं है। और अब आते हैं जजमेंट के सबसे फिलोसफिकल और इम्पैक्टफुल पार्ट पर। कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन, लेकिन इसके तुरंत बाद एक पावरफुल एडिशन किया कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड ऑल्सो बी सीन दैट इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, इंटिमिडेटेड और बेंड प्रेशर ऑफ एनी काइंड, स्पेशली अ पावरफुल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। ये लाइन डायरेक्टली इस बात को एड्रेस करती है कि परसेप्शन का मिसयूज नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने फिर एक फंडामेंटल क्वेश्चन भी उठाया, वो इज टू इवैल्यूएट द अपीयरेंस ऑफ सच जस्टिस बीइंग डन। क्या सिर्फ लिटिगेंट का सब्जेक्टिव फीलिंग इनफ
इनफ है, या फिर एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड अप्लाई होना चाहिए जो एक रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव हो। यहीं पर कोर्ट ने केजरीवाल की एप्रीहेंशन को एक जनरल कंसर्न बताया कि लिटिगेंट में नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी अगर आपको लगता है कि हायर कोर्ट आपके फेवर में नहीं जा सकता तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या सस्पिशियस सिचुएशन नहीं है। अब कोर्ट ने जुडिशियल हायरार्की का भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। ट्रायल कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट रिव्यू करता है और हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट। ये नॉर्मल प्रोसेस है। इट इज इक्वली नॉट अनकॉमन फॉर अ ट्रायल कोर्ट जजमेंट टू बी सेट असाइड बाय द हाई कोर्ट। यानी रिवर्सल का पॉसिबिलिटी सिस्टम का पार्ट है, बायस का प्रूफ नहीं। एक और इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया गया, इवन while dictating judgments, a court does not build its inclination towards any party। ये adversarial system का कोर है जहाँ जज दोनों साइड्स को सुनता है बिना किसी प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट के। फिर कोर्ट ने थ्रेशहोल्ड एक्सप्लेन किया, द जनरल अनईज ऑफ अ लिटिगेंट मस्ट रिमेन फार बिलो द एलिवेटेड थ्रेशहोल्ड रिक्वायर्ड फॉर अ जज टू रेक्यूज। यानी सिर्फ एंजाइटी, फियर या डिस्कम्फर्ट रेक्यूजल का ग्राउंड नहीं बन सकता। और सबसे पावरफुल कंक्लूजन जैसी लाइन थी, सस्पिशन विदाउट सब्सटेंस एंड एप्रीहेंशन विदाउट फाउंडेशन cannot become grounds to seek recusal of a judge। अब ये क्लियर मैसेज है कि एलिगेशंस को फैक्चुअल बैकिंग चाहिए होती है। अब कोर्ट ने एक और सटल लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया था जब उन्होंने कहा कि एप्लीकेंट का खुद का परसेप्शन है कि उनके अगेंस्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में ओवरटर्न हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इतनी एंजाइटी का रीजन ही क्या है। यानी इनडायरेक्टली कोर्ट ये कह रही है कि सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इस पूरे केस को सिंप्लीफाई करें तो लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी मिस्टेक थी इनकंसिस्टेंट स्टैंड लेना। पहले कहना कि इम्पैनलमेंट इशू नहीं है, फिर उसी ग्राउंड पर रेक्यूजल डिमांड करना। दूसरा, सेलेक्टिव टारगेटिंग का इंप्रेशन क्रिएट करना। तीसरा, सब्जेक्टिव एप्रीहेंशन को ऑब्जेक्टिव प्रूफ के बिना प्रेजेंट करना। और ये भी क्लियर है कि कोर्ट ने सिर्फ लीगल रीजनिंग नहीं दी बल्कि एक ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल मैसेज दिया है। ये ऑर्डर बेसिकली ये रीइंफोर्स करता है कि जुडिशरी को प्रेशर टैक्टिक से इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, चाहे लिटिगेंट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। अब इस पूरे जजमेंट का एसेंस ये है कि जस्टिस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए लेकिन उस ट्रांसपेरेंसी का मिसयूज नहीं किया जा सकता। रिक्यूजल एक सेफ गार्ड है लेकिन अगर उसका मिसयूज होने लगा तो वो जुडिशियल प्रोसेस को अंडरमाइन कर सकता है। तब आगे क्या होगा? क्या ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? क्या इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये जजमेंट फ्यूचर रिक्यूजल एप्लीकेशंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट बन सकता है, जहां कोर्ट्स ये चेक करेंगे कि एप्रीहेंशन रियल है या सिर्फ परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।